सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। दांडी मार्च के साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें नमक कानून को भंग करके गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया, तो देखेंगे कि उस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, कहाँ पे वो आंदोलन कमजोर पड़ गया, कौन से वर्ग थे जिन्होंने पूरी तरीका से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया या आंदोलन में अपने आप को नहीं जोड़ पाए और उसके क्या कारण थे, वही उसकी सीमाएं थी या कमियां कह सकते हैं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, उनके अलग अलग विचार थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद से खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। ये वो ग्रुप था जिसके साथ काफी ज्यादा समाज में अत्याचार होता रहा था और काफी टाइम से इनका शोषण किया जाता रहा था। इसका कारण था समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच, जो जातिवाद की भावना थी। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किए बिना आगे 100 साल तक स्वराज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन गांधी जी समझ गए थे कि अगर इसी तरह से हम आपस में लड़ते रहे, भेदभाव व्याप्त रहा, तो आगे के 100 साल तक आप स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। भूल जाइए कि अब आपको आज़ादी मिलने वाली है, कि जब आपस में ही हम एक साथ मिलकर नहीं चल सकते तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई क्या लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने यानी कि गांधी जी ने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे कि अगर साफ सफाई करने से अगर आप इनके साथ भेदभाव करते हैं तो ठीक है, मैं भी साफ सफाई करता हूँ, मेरे साथ भी भेदभाव कीजिए। तो गांधी जी ने इस दिशा में काफी काम किया। उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें, अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे उनका मानना था कि जब तक इसका राजनीतिक रूप से कोई समाधान नहीं होगा, सरकार इसके लिए कोई काम नहीं करेगी, कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई सुविधा नहीं देगी, तब तक हमें कोई हमारी सामाजिक स्थिति में कोई चेंज नहीं आ सकता। वे खुद को इसके लिए संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को चुनकर भेजा सके। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए ऐसा कीजिए कि अलग निर्वाचन क्षेत्र परमानेंट घोषित कर दीजिए ताकि हमारा ही कैंडिडेट वहां से जीत सके और आगे जा सके, क्योंकि बाकी सवर्ण जातियों के साथ अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम वैसे भी नहीं जीत सकते और वैसे भी हम पीछे हो जाएंगे। तो उनका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, कि जब तक राजनीतिक रूप से हमें मजबूत नहीं किया जाएगा, इस सामाजिक जो भेदभाव है, पिछड़ापन है, वो दूर नहीं हो सकता। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। इसी कारण से जो उनके साथ जो भेदभाव था, अत्याचार था, इसकी वजह से वो पूरी तरीका से आंदोलन से नहीं जुड़ पाए। तो ये एक इसकी सीमा थी जहाँ पर एक कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी जहाँ उनके संगठन काफी मजबूत थे। अगर महाराष्ट्र और नागपुर में की बात करें तो यहाँ पर दलितों के संगठन जो थे काफी मजबूत थे। इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। ध्यान रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किसने किया या दमित वर्ग एसोसिएशन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि उनको अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा कि नहीं, कि उन्होंने इस मांग को माना ही। उन्होंने कहा कि इससे तो हमारा आंदोलन काफी ज्यादा कमजोर पड़ेगा। मेरी तो कोशिश है कि सबको साथ लेकर चलें, और आप अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करेंगे तो अंग्रेज तो मान भी लेंगे, क्योंकि उनको कुछ नहीं जाता है। वो तो चाहते हैं कि आप विभाजित होकर रहें, आपस में लड़ कर रहें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो गांधी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हुए कि आप अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करें, क्योंकि अंग्रेज तो मान ही जाने वाले थे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मान ली काफी विचार विमर्श के बाद, और सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ या पूना पैक्ट क्या था, व्हाट वाज पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में सितंबर 1932 में हुआ। इसमें क्या था, इसमें दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। इनको आरक्षित सीटें दे दी गई ताकि आपका प्रतिनिधित्व हो सके और आपके लोग जो है चुनकर आ सकें।
अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, आरक्षित सीटें दी गई कि आपका भी इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। तो हालाँकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, सभी लोग उनके लिए मतदान करेंगे। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो दलित जो थे, कहीं न कहीं उनके मन में शंका बना रहा कि बाकी लोग हमें साथ लेकर चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसीलिए जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात आई तो कहीं न कहीं आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। इसका कारण ये था कि पहले आप उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिए, साथ लेकर नहीं चल रहे थे। जब आज़ादी की लड़ाई की बात आई तब आपका का मानना था कि आप उनको साथ लेकर चलें और साथ दें। तो ऐसा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं उनके साथ जो भेदभाव होता रहा शुरू से ही, वो आंदोलन को बाद में कमज़ोर करने लगा। और इसमें इनका पार्टिसिपेशन जो था दलितों का एक ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया। इसके अलावा जैसे कि कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन, जैसे बेसिकली हम मुस्लिम लीग की बात करें, उसका भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। असहयोग खिलाफत आंदोलन था, उसके बाद से कह रहे हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे-जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। मतलब कि धार्मिक जो इनके प्रदर्शन थे वो ज़्यादा उग्र होने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। मतलब कि जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, हिंदू-मुस्लिम का आपस में जो एक तरह से जो अलगाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। और जैसे-जैसे अलगाव बढ़ता गया तो इसने क्या किया, आंदोलन को और भी ज़्यादा कमज़ोर किया। क्योंकि जब एक साथ मिलकर आंदोलन में भाग ही नहीं लेंगे तो आंदोलन तो वैसे भी कमज़ोर पड़ जाना था। लेकिन फिर भी इसमें जो चूँकि मुस्लिम लीग थी उसने उत्साहवर्धक तरीक़ा से इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बाद फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने को तैयार है। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक तरह से हेड थे, उन्होंने कहा कि हम अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ देंगे अगर जो मुस्लिम बहुल इलाका है जैसे बंगाल और पंजाब, तो आबादी के अनुसार अगर हमें उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए तो बेसिकली हम अलग निर्वाचन की मांग छोड़ देंगे। लेकिन इस पर सहमति बनी नहीं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे सारे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो वहीं कह रहे खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे कि इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएँ समाप्त हो गई। मतलब कि और भी अलगाववाद बढ़ गया और ये अलगाववाद इतना बढ़ा कि कहीं न कहीं 1947 में देखते हैं कि देश के बँटवारे के साथ ही खत्म हुआ। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे कि चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं तो बाद में हमारा फ्यूचर क्या होगा या कई तरह की समस्याएं आ सकती थी। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो जब इस तरह की चीज़ें थी तो कहीं न कहीं आंदोलन में वो पूरी तरीक़ा से सपोर्ट करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सोचते थे कि बाद में जब देश आज़ाद होगा तो उसके बाद जो सिचुएशन होंगी तो हमारी परिस्थिति क्या होगी। इसलिए कहीं न कहीं आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो हमने देखा कि इस वीडियो में कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी उसकी क्या सीमाएँ थी, कहाँ पे ये आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है और कई बार बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। तो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।